हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। जैसा कि हमारी बात हुई थी कि 28 मई के दिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, तो एक आर्टिकल हमारा बच रहा था सिनेमा को लेकर के। ठीक है, वो आर्टिकल अभी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें जानेंगे कि क्या अभी कंसर्न्स चल रहे हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ हमने देखी थी कि जो बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अगेंस्ट में अगर कोई अपील करना चाहता है, जैसे शुरुआत में आपने देखा होगा जब भी मूवी देखते हैं तो एक सर्टिफिकेट डिस्प्ले होता है, राइट। उस डिस्प्ले में ये बताया जाता है कि कौन सी उम्र के बच्चे उसको देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, या फिर बड़ों के लिए है, एडल्ट्स के लिए, वो सारी डिटेल हम वहाँ पे देखते हैं। तो नई गाइडलाइंस अभी गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज़ भी की गई है, वो भी हमने देखी थी। ठीक है, तो उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर राइटर जो है अपनी हिस्ट्री के साथ में, मतलब ये मानो आप 1950 जब से हम इंडिपेंडेंट हुए तब से लेके अब तक की एक टाइमलाइन के हिसाब से सिनेमा किस तरीके से बोला क्वालिटी में डिक्लाइन होता चला जा रहा है, बोला ऑटोनॉमी बहुत डिक्लाइन होती चली जा रही है, उन चीज़ों को यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट था। देखते हैं अब डिटेल में। आर्टिकल का टाइटल है बिग स्क्रीन स्मॉल विजन। आर्टिकल लिखा है अदूर गोपाल कृष्णन ने। ये एक खुद फिल्म मेकर हैं। तो अभी इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, फिल्म इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। अभी तक तो हमने जितने भी गाइडलाइंस देखी हैं वो बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी को काम करना चाहिए, या फिर एक तरीके सरकार को काम करने की ज़रूरत है, या फिर सरकार कैसे काम कर रही है, उन चीज़ों को हमने जाना। पर उन चीज़ों को लेकर के कि सरकार कैसे काम कर रही है, उसको लेकर के फिल्म इंडस्ट्री में क्या एंजाइटी है या क्या वहाँ पर डिक्लाइंस देखने को मिल रहे हैं, वो जानेंगे हम इस आर्टिकल के थ्रू। देखो, 1951 में एस.के. पाटिल कमेटी स्टैब्लिश होती है और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी स्टडी की सिनेमा सिचुएशन की। क्योंकि 1951 मतलब आप देखो इंडिपेंडेंस के 3-4 साल बाद की बात है। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे प्रपोजल्स दिए कि कैसे भी करके टेक्निकलिटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, सिनेमा में आर्टिस्टिक स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने रिकमेंडेशन दी और रिजल्ट क्या हुआ कि फिल्म इंस्टीट्यूट सेटअप हुआ। इसके अलावा एक एनुअल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होना शुरू हो गया। सिमिलरली एक फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन स्टैब्लिश हो गया। ऐसे ही नेशनल फिल्म आर्काइव्स वो भी सेटल हो गया कि हाँ, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड रखा जाए फिल्मों का। और एक फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड, ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक रिकमेंडेशंस थी इस एस.के. पाटिल कमेटी की, और जिसके बेसिस पे ये सिनेमा में कुछ नई एंट्रीज की गई। अब आप देखोगे ये इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे टाइम के साथ में स्टैब्लिश होने लग गए, और विद इन एक दशक, मतलब एक दशक के अंदर अंदर रिजल्ट्स भी कहीं ना कहीं मिलने शुरू हो गए। जैसे कि टेक्निकली ट्रेंड प्रोफेशनल्स की एंट्री होनी शुरू हो गई। फिल्म इंस्टीट्यूट जो है वो लगातार ग्रो करने लग गए, अच्छा परफॉर्म करने शुरू हो गए। इंडस्ट्री में क्वालिटेटिव चेंजेस देखने को मिले, क्योंकि आप देखोगे राइटर की एज भी अच्छी खासी दिख रही है, तो इनके पास में सारा एक्सपीरियंस है, और कहीं ना कहीं आगे भी इनका रोल अब बताएंगे कि हमने क्या क्या रोल, मतलब एक तरीके से रूल रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्म किया हुआ है। फिल्म इंस्टीट्यूट की बात करें तो वहाँ पर क्वालिटेटिव चेंजेस आने लग गए, ये मैंने बता ही दिया। इसके अलावा वहाँ पर आप देखोगे कि जो एक इंडियन सिनेमा है ना, वो लाइमलाइट में आने लग गया था इंटरनेशनली। और दूसरा, नेशनल अवार्ड्स देना, उनके चलते कहीं ना कहीं आप देखोगे प्रेस्टीज, परफॉर्मेंस, इनमें इंडियन सिनेमा राइज करना शुरू हो गया था। आप देखोगे न्यू इंडियन सिनेमा के जन्म होता है, और जो कि वर्ल्ड वाइड नोटिस में आता है, सब नोट करते हैं। बट कंसर्न से यहाँ पे कहते हैं आलाज। आलाज का वर्ड होता है एक तरीके से, आप कहीं पे कोई वर्ड में कहीं आप अपने कंसर्न्स या ग्रीफ, अपना दुख कहीं शो करना चाह रहे हो, तो ऐसे में बोलते हैं कि ये सब कुछ हुआ आलाज, इट वॉज ऑल टू चेंज सून। और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बदलनी, जल्दी से जल्दी बदलनी शुरू हो गई। वो कैसे, देखो, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्टैब्लिश कर दिया जाता है, जो कि फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन का नया अवतार, शुरुआत यहाँ से होती है। ठीक है, और कब, 1979 में। अब ये टाइम कब आ चुका है, जब एमरजेंसी के बाद का टाइम है, समझ रहे हो, एमरजेंसी के बाद का टाइम है। इस टाइम में अमिताभ बच्चन जैसे हीरोज़ का आना शुरू होता है, जहाँ पर एंग्री यंग मैन का टैग उनको मिलता है, क्योंकि एमरजेंसी के टाइम पे यूथ में बहुत गुस्सा था। जैसे आज कहीं ना कहीं करंट रिजीम में कुछ हो रहा है ना, आप देख रहे हो ना कितना साइकोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ माहौल उस टाइम पे था कि सरकार इतनी स्ट्रांग थी कि पूछो मत। एक आप कहोगे पर्सनालिटी कल्ट इंदिरा गांधी जी का इतना ज़्यादा था कि उसका एक तो उनको फॉलो करना,
और फिर अचानक से इमरजेंसी वाला कदम उठाना और उसके चलते उनकी फ़ैन फॉलोइंग जो यूथ में हुआ करती थी उस टाइम पे कि इंदिरा गांधी जैसा कोई है ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे बांग्लादेश का जन्म करवाया हमने, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान से दो दो हाथ की लड़ाई की थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक माहौल बना हुआ था और उस माहौल के चलते इमरजेंसी का लगना वो कहीं ना कहीं सपनों के साथ खिलवाड़ था। तब जाकर के एंग्री यंग मैन का जन्म होता है। अब आप देखो कि 1979 के बाद से ही लेकर अब तक लगभग 40-45 साल हो गए। इन 40-45 सालों में बहुत चेंजेस देखने को मिले। उन्हीं चेंजेस को यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है राइटर के द्वारा, राइट। तो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन आता है फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन की जगह। तो ये बोला है, इसमें बहुत ज़्यादा एक ये था कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ अच्छा परफॉर्मेंस देगा, बट कुछ टाइम के अंदर अंदर ही आप देखोगे कि कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशन थी वो सारी की सारी लेट डाउन हो गई, फेल हो गई। इसके बाद में मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिला और सबसे मेन जो लेवल था वो था चीफ एग्जीक्यूटिव लेवल। वहाँ पर भी कहीं ना कहीं बहुत मुश्किलें थी, अनविलिंगनेस दिखाई जा रही थी कि हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अकॉर्डिंग बातचीत की जाए, उनके साथ में एंगेजमेंट की जाए। कहने का मतलब इस बोर्ड के अंदर जो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो स्टैब्लिश किया गया NFDC, उसमें एक कैसे एक कंसेंसस भी नहीं आ पा रही थी। इसके बाद में ये जो कॉरपोरेशन था ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कोई डेवियस पाथ की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। मतलब एक तरीके से कुटिलता वहाँ पर आने लग गई थी, जहाँ पर जो टारगेट लिया था इसको स्टैब्लिश करते टाइम पे कि हाँ हम फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे, उसके कंपैरिजन में वहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दी। और FFC जो है, जो फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन है, वो जो कि अपने हिसाब से बहुत जल्दी ग्रो किया था, वो कहीं ना कहीं ये बात होगी कि खुद ही खुद को सर्विस करनी शुरू कर दी। इस जो ये हमारा NFDC इसने, जो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो कहने का मतलब ये है कि अब इंस्टीट्यूशंस का भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया। आप देखोगे कि NFDC की अगर बात करें तो वहाँ पर जो लास्ट सर्विंग MD थे वो कौन थे? एक ब्यूरोक्रेट थे। अब ब्यूरोक्रेट जो थे वो कहीं ना कहीं आप देखते हो ब्यूरोक्रेसी पे, तो इंडिया की ब्यूरोक्रेसी पे तो हमेशा सवाल उठता है कि द मोस्ट इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड में कंसिडर होती है इंडियन ब्यूरोक्रेसी, आप ये मान के चलो, ठीक है। शायद और इसी चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये चीज़, ये रियलिटी भी है, देखो, ठीक है। कहीं ना कहीं रेड टेपिज्म, बहुत कम ऐसे हैं जो ईमानदार लोग हैं। बाकी चीज़ों में वही बात है कि जब तक, इसीलिए एथिक्स पेपर GS4 ऐड किया गया है कि आप अगर डिले भी करते हो ना किसी के काम को, जो काम आसानी से हो सकता है, तो वो भी करप्शन है। करप्शन का मतलब ये नहीं है सिर्फ पैसे लेते हो आप, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी काम जिसके लिए आप डेडिकेटेड हो, आप कमिटेड हो, और वो काम अगर आप उसी तरीके से नहीं करते हो, इसका मतलब आप करप्शन कर रहे हो, ये होता है इसका मतलब। अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में करप्शन की अगर डेफिनेशन आपको समझनी है तो आपको समझनी चाहिए, ठीक है। तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं पेरिलियस एंड की तरफ बढ़नी शुरू हो गई ये इंस्टीट्यूशन, और आप देखोगे फिल्म मेकर्स के पास में बहुत कम स्कोप मिलना शुरू हो गया था कि वो फिल्म को प्रमोट कर सके। एक जो फाइनेंस ही तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर वो ही अवेलेबल नहीं होगा तो फिर लोग फिल्म कैसे बनाएंगे, कैसे पैसे अरेंज करेंगे, और पैसे ही नहीं आएंगे तो फिर बाद में कैसे आप आगे प्लान कर पाओगे कि हाँ हमें किस तरीके से मूवी को कंटिन्यू करना है या कोई भी शूटिंग करनी है उसको कंटिन्यू करना है, क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर राइटर के द्वारा बताई जा रही है। अब आप देखोगे एक फिल्म स्टडी ग्रुप आता है 1979 में, जिसमें चेयरमैन तो होते हैं शिवाराम करनाथ, एक होता है मृणाल सेन, और एक होते हैं श्याम बेनेगल, और एक राइटर खुद, ठीक है। और इनके अलावा 2 मेंबर्स हो रहे हैं, BR चोपड़ा और एक रामानंद सागर। ये इतने मेंबर्स की एक कमेटी आती है और इस ग्रुप को स्टडी करनी होती है कि हाँ गवर्नमेंट को मतलब कैसे भी करके ये सेंसरिंग ख़त्म करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि सेंसरिंग वहाँ पर इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। अब बात ये चीज़ आ जाती है कि नहीं, क्या मतलब सेंसरिंग लानी चाहिए या नहीं, गवर्नमेंट को सेंसर करना चाहिए कि नहीं, मतलब कोई भी फिल्म को रिव्यू करना चाहिए कि नहीं उसको पब्लिश होने से पहले या सिनेमाज में लगने से पहले। तो ऐसे में वो चीज़ आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल थी उस टाइम पे, नई थी। तो ये 3 जो इंडिविजुअल्स थे, इन्होंने तो ये सोचा कि चलो ठीक है हम कैसे भी करके आगे बढ़ते हैं, सेंसरशिप के लिए हम मना करते हैं कि सरकार को सेंसरशिप नहीं लानी चाहिए। जबकि BR चोपड़ा और रामानंद सागर ने बोला हमारी तरफ से ये बोल दिया, हमारी बॉडी में, जो कि आप कह सकते हो कि एक एक्सपीरियंस्ड लोग थे ये दोनों, तो इन दोनों ने ये कहा कि सेंसर सर्टिफिकेट से कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एक फिल्म मेकर को वर्चुअल शील्ड मिल जाएगी, और उस वर्चुअल शील्ड के चलते क्या फ़ायदा हो जाएगा
सबसे बढ़िया वो ये कि एक दूसरा फिल्म मेकर पहले फिल्म मेकर के ऊपर कोई केस वेस ना करे, तो एक वर्चुअल शील्ड क्रिएट हो जाएगी। तो बोला इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला सेंसरशिप बहुत सही होगी। और फिर इन्होंने ये सोचा कि हाँ ये एक जेन्युइन केस था, पर पता पड़ा कि वो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। आज सरकार जो है वो कहीं ना कहीं सेंसरशिप का नाम ले लेकर के लगातार फिल्मों को स्ट्राइक डाउन करती रहती है, रोकती रहती है। कभी कोई सीन कटवा देती है, कभी क्या, जो कि बहुत पैसा लगा करके बोला सीन प्रोड्यूस किया जाता है। लगातार पिछली सरकारों ने 1979 के बाद में अब तक जो नए नए तरीके हैं उनके हिसाब से सेंसर सर्टिफिकेट देने शुरू कर दिए। और उसके चलते सबसे पहला काम किया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने। वो कैसे बोला कि कैंसर पेशेंट्स की जो इमेजेस आप देखते हो ना मूवीज़ में जा कर के, वो दिखाते रहते हैं बीच बीच में कैंसर होता है, स्मोकिंग मत करो, स्मोकिंग मत करो, कैंसर होता है। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि वहाँ पर आप एक आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हुए उनको विजुअलाइज वे में दिखाना चाह रहे हो लोगों को। अगर उस टाइम पर कैंसर पेशेंट्स की आप वीडियो दिखाते हो तो वो एक डिस्ट्रैक्शन है। दूसरी तरफ लैक ऑफ सेंसिटिविटी का एक सिग्नल है कि क्या कैंसर सिर्फ और सिर्फ स्मोकिंग से ही होता है। राइटर बोल रहे हैं कि मेरे 3 रिलेटिव कैंसर से मर गए जिनमें से कोई भी स्मोकिंग नहीं करता था। तो एक बीमारी को केवल और केवल स्मोकिंग से कनेक्ट करते हो, एक तो वो चीज़ गलत है। दूसरी आप वो एक तरीके से जो इमेजेस दिखाते हो जो कि बहुत ज़्यादा हॉरर होती है देखने में, तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं एक सही तरीके से काम नहीं कर रहे हो। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर राइटर आगे बताएंगे कि ये जो इमेजेस या एडवर्टीजमेंट जो भी दिखाई जा रही है ना आपको वहाँ पे सिनेमा में, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं उसका पैसे का खर्चा जो है वो प्रोड्यूसर ही उठा रहा है। अब गरीब प्रोड्यूसर, कम पैसे वाला प्रोड्यूसर कैसे काम चलाएगा? देखो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, हम यहाँ पर केवल ओपिनियन जान रहे हैं राइटर का, ध्यान रखें आप, ठीक है। फिर इसके बाद में ये बोलते हैं, पहली तो हो गई कैंसर की इमेजेस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। अब बात आ जाती है वाइल्ड लाइफ वेलफेयर की बात करने के लिए कि एनिमल्स का फिल्म में अगर आप यूज़ करते हो तो आपको प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल ये सर्टिफिकेट लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल, इससे आपको ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि फरीदाबाद में लोकेटेड है। तो ऐसे में आपके लिए टास्क आ गया, एनवायरनमेंट में जो इंपॉर्टेंट बॉडीज़ है ना उनमें एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ोगे, कब स्टैब्लिश हुआ था, कौन इसका चेयरमैन है, अभी कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, सारी डिटेल। तो बोला आप एक चीज़ बताओ, मुंबई में मूवी बन रही है और कोई लो बजट मूवी बन रही है, उसने अगर थोड़ी बहुत शूटिंग कर ली, कोई स्ट्रे डॉग है उसकी शूट कर ली, कोई स्ट्रे कैट है उसकी शूटिंग कर ली, तो उसके लिए सर्टिफिकेशन के लिए उसको फरीदाबाद जाना बनेगा। तो उसके पास पहले की पैसे की शॉर्टेज तो पहले से ही है, आप और ज़्यादा क्यों डिफ़िकल्ट बना रहे हो उन लोगों के लिए मूवी बनाना? एक ये कंसर्न हो राइटर का आ रहा है। फिर आगे राइटर बोल रहे हैं कि ये बात ठीक है कि जो भी ये गाइडलाइंस है जिसमें फिल्म सर्टिफिकेशन से पहले हमें फिल्म सर्टिफिकेशन से पहले फुलफ़िल करनी है वो फेयर भी है बट रीज़नेबल भी है। पर प्रॉब्लम कहाँ पर है कि जो इंटरप्रिटेशन वाली जो प्रैक्टिसेस हैं, कल हमने एक आर्टिकल देखा था, ध्यान हो आपको अगर आपने जो दोपहर वाला वीडियो आता है हमारा न्यूज़ सेक्शन का, उसमें अगर आपने ध्यान से देखा हो तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला डॉवरी से रिलेटेड जो भी एक तरीके से डेथ केसेस आ रहे हैं वो बोले सोसाइटी का बहुत बड़ा एक कह सकते हैं सोशल एविल है हमारे बीच में। पर आप एक चीज़ बताओ कि हमारे पास में कानून है डॉवरी को रोकने के लिए, उस कानून को अप्लाई करना भी ज़रूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। पर इंटरप्रिटेशन अगर स्ट्रिक्ट कर दी तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि निर्दोष लोगों को सजा हो जाती है फिर उस केस में, समझ गए। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि इंटरप्रिटेशन जो है ना और प्रैक्टिस जो की जा रही है इन लॉज की वो कहीं ना कहीं हार्श है और ऑप्रेसिव है। कहीं ना कहीं फिल्म मेकर को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा राइटर आगे बोल रहे हैं कि अभी रिसेंटली मेरे एक यंग फ्रेंड ने एक मूवी बनाई जिसमें एक बिल्ली है ना, स्ट्रे कैट है, वो बैठी थी वहाँ पर शूटिंग के आसपास में। तो बोला उसको एक ऑथेंटिसिटी देने के लिए सीन में उस मूवी में उस बिल्ली को भी रिकॉर्ड कर लिया। जैसे कि वो कैट फिश मछली उसली काट रहा था समथिंग, तो वो बिल्ली भी वेट कर रही थी कि मुझे भी कुछ मिलेगा, तो ऐसे में उस बिल्ली को भी शूट करा दिया। तो फिर वो मूवी जब सेंसर बोर्ड के पास में जाती है तो सेंसर बोर्ड वाले बोलते हैं आप उस बिल्ली का नाम बताओ, मालिक का नाम बताओ, ऐसे। तो उसने बोला मेरे को, जबकि रियल में उसको कुछ पता ही नहीं है क्योंकि ऐसे स्पॉट्स पे आती जाती रहती है बोला बिल्लियाँ। तो ऐसे में अगर उसमें उस बिल्ली को रिकॉर्ड कर लिया तो कौन सी प्रॉब्लम आ गई। तो एक तो ये चीज़,
जबकि दूसरा उलट एक मलयालम फिल्म आई जिसमें आप देखोगे कि एक जो हीरो है, जो मेन जो लीडिंग एक्टर है, वो बंदा जाता है एक लेपर्ड को पकड़ता है और उस लेपर्ड को पकड़ के उसको मार देता है। अब आप देखोगे ना तो उस पर कोई सेंसर काम कर रहा है, उसको सेंसर सर्टिफिकेट भी मिल जाते हैं, रिजल्ट क्या निकल रहा है, जो बच्चे हैं वो घरों पर अपने पेट्स को पकड़ रहे हैं और उनकी गर्दन पे मार रहे हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। राइटर का कहना ये बायसनेस जो दिख रही है ना, वो बहुत गलत है। अब देखो हर एक प्रोड्यूसर जो है वो एनिमल का आजकल यूज़ करना तक भी बंद कर चुका है। चाहे फिल्म सर्टिफिकेशन में क्या बोला जाता है कि एक्सीडेंट के चलते या किसी भी तरीके से एनिमल को लॉस नहीं, हार्म नहीं पहुंचनी चाहिए। तो आज देखो हर एक मूवी केवल और केवल पीपल ओरिएंटेड मूवी बन रही है। आपको वहाँ पर दूसरी कोई भी नेचुरल क्रिएचर है या जो लिविंग थिंग्स हैं उनके बारे में आप देख ही नहीं पाते हो। कहाँ आती है आजकल मूवीज़ में, केवल ह्यूमन ओरिएंटेड सारी चीज़ें। और रही सही में इससे क्या होता है, एक अलग ही दिमाग में आपके बनना शुरू हो जाता है। देखो ये सिनेमा जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं एक मिरर का काम भी करता है। आपको पता होगा कि जो समाज में माहौल चल रहा है, जो सोसाइटी में सिस्टम चल रहा है, उसका कहीं ना कहीं आप असर देखते हो सिनेमा में। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया एंग्री यंग मैन वाला। अभी आजकल मूवीज़ देखो, बिल्कुल जैसे कि कोविड-19 आउटब्रेक हो गया तो सीरीज़ आनी शुरू हो गई हैं। ठीक है, अमेजॉन प्राइम पे देखो, नेटफ्लिक्स पे देखो, ये अलग अलग OTTs हैं, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, यहाँ पर सीरीज़ेज आनी शुरू हो गई। उसका वजह क्या है कि कोविड-19 ने सारी एक्टिविटीज़ को कहीं ना कहीं चेंज कर दिया और उसके चलते अब शूटिंग भी है, वो गिनती के 5-7 आदमी मिल करके एक सेटअप सेट करके और शूटिंग कर लेते हैं। और फिर मूवीज़ भी है जो मोबाइल्स पे ही रिलीज़ हो रही है। तो सिनेमाज अगर रुके हुए हैं अभी, तो उस केस में हमने अडेप्टेबिलिटी देखी ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि सोसाइटी में जैसा माहौल होता है वो चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब आप एक चीज़ बताओ, अगर मूवीज़ में हम अगर इस तरीके से एनिमल्स को नहीं देखेंगे तो कैसे हमारे दिमाग में ये आएगा कि हमारे अलावा भी इस प्लेनेट अर्थ पर दूसरी स्पीसीज रहती हैं। अगर हम ये नहीं सोचेंगे तो फिर तो आप जो भी कुछ कर रहे हो वो सही है, फिर तो क्लाइमेट चेंज क्या रियलिटी है, वो रियलिटी आप कभी एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। और ये आप समझ भी सकते हो, जाकर के अपने आसपास में पड़ोसी लोगों से पूछोगे कि क्या है क्लाइमेट चेंज, शायद वो अवेयर ही नहीं है, कुछ भी अवेयर नहीं है। वो उल्टा ये सोचेंगे कि हाँ आपकी बात 1.5 टन नहीं 2.5 टन का AC लगाना है अपने को चैम्बर में। तो आप वो देखो, इनसेंसिटिविटी, सेंसलेसनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। तो वहाँ पर एक अवेयरनेस फैलाने का काम करती है मूवीज़। तो इनको कहीं ना कहीं सिनेमा को एक फ्रीडम, एक ऑटोनॉमी मिलना बहुत ज़रूरी है। हाँ ये बात ठीक है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। ये भी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के अंडर में आप कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर भी तो कुछ स्पीच, कुछ एक्सप्रेशन, कुछ डायलॉग डिलीवर होते हैं, उन्हीं को देख करके तो आप अपनी लाइफ को इंटरेक्ट करते हो, तभी तो वो मूवी इंटरेस्टिंग लगती है। तो राइटर ये चीज़ बताना चाह रहे हैं। देखो बहुत सारे नोटिसेस आते रहते हैं, बहुत सारी बॉडी हमने देखी, कितनी सारी बॉडीज स्टैब्लिश कर दी। कहीं ना कहीं पब्लिक एग्जीबिशन से पहले प्रोड्यूसर को या फिर जो मूवी है उसको इतने स्टैंड से निकलना पड़ता है, जिसके चलते फिर कहीं ना कहीं मुश्किलें आती रहती है और उनको कुछ ना कुछ और भी ज़्यादा लॉस मेकिंग का सामना करना पड़ता है। अब चाहे वो स्मोकिंग को रोकने की बात करो या फिर कोई भी ड्रिंकिंग जो है वो हार्मफुल है, हो सकती है हेल्थ के लिए, अल्कोहल की बात भी कर लो, या जो स्मोकिंग जो है वो कैंसर कॉज कर सकता है या करता है, या फिर वुमेन जो है उनकी रिस्पेक्ट की बात करो, वुमेन की। अब आप एक चीज़ बताओ, ये सारे काम हैं समाज सेवा के, बट एक तरफ तो आप देख रहे हो कि प्रोड्यूसर कहीं ना कहीं पैसे का अरेंजमेंट करता है, फंड कहीं से अरेंज करता है और उसी के खर्चे के ऊपर ये एडवर्टीजमेंट होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो प्रोड्यूसर ऑलरेडी जिसकी कमर मुड़ी हुई है, झुकी हुई है, उसकी कमर पे सरकार और बैठ जाती है अपने फ़ायदे उठाने के लिए। तो ये चीज़ गलत है। बोला बैलेंस बनाओ। यहाँ पर बेसिक प्रॉब्लम आ जाती है पब्लिक के साथ में। देखो होता क्या है, सिनेमा क्या है, आज सिनेमा को एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की बजाय क्या देख रहे हैं, वैरायटी ऑफ एंटरटेनमेंट। मूवी अच्छी नहीं थी, मूवी में बहुत कम दम था, वहाँ पर एक्टिंग के ऊपर बहुत कम डिबेट होने लग गया है। दूसरी चीज़, एक्टिंग को परसीव करना कहीं ना कहीं इग्नोर करना शुरू कर दिया गया है। तो ओपिनियन जो है ना, जो जनरली बहुत कम लोगों के पास में है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को देखते हुए कि हाँ यहाँ पर ये बहुत बढ़िया सेटअप तैयार किया है, यहाँ पर ये एक्टिंग में इसने ये किया वो किया, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अब चेंज हो गई। ज़्यादातर मतलब इस तरीके के आर्टिस्टिक एक एक्सप्रेशन को परसीव करने वाले लोगों के नंबर्स तो हो गए कम,
और एंटरटेनमेंट को देखने वाले लोग हो गए ज़्यादा। तो ऐसे में जब डेमोक्रेसी में आप वोटिंग कराओगे तो ज़्यादा कौन आएंगे? एंटरटेनमेंट वाले। तो देखो आज आप इतनी मूवीज़ देखते हो या फिर आपने इतनी जीके पढ़ी है जिसमें नाम सुने होंगे कि अब की बार फिल्म फेयर अवार्ड में फर्स्ट अवार्ड जो है इस फला मूवी को मिला है। क्या उस मूवी के अंदर आपको कुछ भी क्रिएटिव लगता है? केवल एक स्टोरी के अलावा बाकी और कुछ? बहुत बड़े सवाल हैं ये, ठीक है। जबकि टॉप क्लास की मूवीज होती हैं वो कहीं ना कहीं आपको साइड में रैंकती हुई दिखाई देती हैं। तो वो चीज़ें भी हैं। पर एक चीज़ यहाँ पर ही नेपोटिज्म भी चलता है वहाँ पर सिनेमा में, वो भी एक ब्लेम लगता रहता है वहाँ पे। वो हमारे ओपिनियन होंगे, अभी फ़िलहाल हम राइटर के ओपिनियन देख रहे हैं। इसके अलावा व्यूवर्स की कहीं ना कहीं एक ही दिमाग हो गया है कि हाँ बस केवल एंटरटेनमेंट होना चाहिए। तो ओवरऑल क्या हो गया? ये एक माइंडलेस वायलेशन हो गया आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का। और इंडिया में ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। चाहे वो एक तो एंटरटेनमेंट के नाम पे बात करो या फिर सरकार के द्वारा लगातार अपने एडवर्टीजमेंट प्रोड्यूसर के पैसे के ऊपर रिलीज़ करना, दिखाना। फिर बात आ जाती है बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की। अब यहाँ पर कौन चला रहा है? यहाँ पर ऑफिसर रैंक के लोग चला रहे हैं। तो बोले यहाँ पर जो कुछ भी आती है चीज़ें उसको एकदम ये ना, और वो ऑफिसर रैंक वाले जो हैं वो सिनेमा से कोई रिलेशन नहीं रखते, वो आर्ट को बिल्कुल नहीं समझते। उसमें उनके पास में तो केवल और केवल ज्ञान होता है, किताबों का ज्ञान, या फिर जो समाज के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उनके अंदर वो दिमाग लगाते हैं। पर एक्चुअल में उनके पास में आर्ट क्या होती है उसका बोले नॉलेज नहीं होता। तो ऐसे में वो डिसीजन क्या वाकई में सही ले पाएंगे? और उनका डिसीजन जो होता है वो फाइनल भी होता है। तो यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। इसके अलावा एक तरफ तो जहाँ पर प्रोड्यूस जो है वो एपेलेट अथॉरिटी को अप्रोच कर सकता था कि इन फिल्म सर्टिफिकेशन के बाद में कि हाँ चलो ठीक है, अभी जैसे मान लो एक मूवी है ABCD, मतलब ABCD मूवी की ना बात नहीं कर रहा, XYZ मूवी मान लो, चलो कोई XYZ मूवी है, उस मूवी में एक सीन में प्रॉब्लम आ गई, उस सीन को लेकर के सेंसर बोर्ड ने बोला वो कि आप ये सीन नहीं दिखा सकते। तो कम से कम अपील करने की व्यवस्था तो थी ना, एक एपेलेट अथॉरिटी तो हुआ करती थी, उसको भी सरकार ने अबॉलिश कर दिया। तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर में जहां पर आपको एक मौका दिया जाए कि आप अपील कर सकते हो फाइनल वर्डिक्ट के अगेंस्ट में, वही आपने बंद कर दिया। तो क्या हम एक डेमोक्रेटिक मैनर में ऑटोनॉमी दे पा रहे हैं सिनेमा को? इसके अलावा सभी डिपार्टमेंट जो हैं गवर्नमेंट के अंदर जो सिनेमा से डील करते हैं, उनमें आप देखोगे वो सारे के सारे डिपार्टमेंट एक ही बॉडी के अंडर में कंस्टिट्यूट कर दिए, वो है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो बोले यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड डिसीजन है। मतलब आप यहाँ पे ये देखो कि ये कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल डिसीजन आपको दिखाई देता है कि आप रिड्यूस करना चाह रहे हो कॉस्टिंग को। पर एक चीज़ बताओ कि अगर एक सारे इंस्टीट्यूशन एक ही अम्ब्रेला के नीचे काम करने लग जाएंगे तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ कि नहीं? और वो तो कहीं ना कहीं मुश्किलों का कारण बन सकता है एक डेमोक्रेसी में। एग्जैक्टली NFDC के चलते यही प्रॉब्लम है। रही सही में NFDC जो है वो एक डेड हॉर्स है, बोलो उसके पास में इतनी पावर भी नहीं है कि कहीं पर अपने डिसीजन को वो बोल दे और उसको फिर बाद में माना ही जाए। ये भी एक बहुत बड़ा मुश्किल है। डेड हॉर्स का मतलब इसके पास में स्ट्रेंथ भी नहीं है। इसके अलावा नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया, इसकी बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं इसी कॉरपोरेशन के अंडर में आ रहा है। तो बोले ये भी एक इल थॉट स्टेप लिया गया है। फिर बात आ जाती है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो इंडिया में है, ऑफ इंडिया, वो सिचुएटेड है गोवा में। गोवा में होता है ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो वहाँ पर बोले कि जब शुरुआत की गई थी ना इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की, जहाँ पर मूवीज़ दिखाई जाती हैं इंटरनेशनली अच्छी अच्छी मूवीज़, तो उसमें आप जाकर के कोई भी देख सकता है, उसमें स्क्रीनिंग चलती रहती है कंटिन्यू। इंडिया की मूवीज़ भी होती हैं, फॉरेन मूवीज़ भी होती हैं। तो बोला ये जब फेस्टिवल शुरू हुआ था तो A ग्रेड का था, जो कि घटते घटते नो ग्रेड कंडीशन में तो आ गया है। तो ये एक सिंपल सी बात क्या होगी, लगातार सरकारों ने जो भी कदम उठाए वो कहीं ना कहीं सिनेमाज के लिए या सिनेमा के लिए कहीं ना कहीं उनकी ऑटोनॉमी को कम करते चले गए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा नेशनल फिल्म अवार्ड की बात करें तो उसका हाल भी यही है, वो भी डिक्लाइन करके अब मतलब वही बात है कि SK पाटिल कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे इस्टेब्लिश हुआ। और 1979 के बाद में जो हाल है वो ये है कि सारी सिचुएशन एग्जैक्टली वही बनती चली गई जो सिचुएशन पहले हुआ करती थी। आप अगर देखो यहाँ पर सिनेमा को केवल और केवल होलसम एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखा जाता है, तो ये बोलो बहुत ही ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड कंडीशन है। एक्सियोमेटिकली का मतलब हो गया कि आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो कि एंटरटेनमेंट ही तो है, छोड़ो कोई मतलब वाली चीज़ नहीं है। इन एग्जीक्यूटिव मतलब एक तरीके से आप यहाँ पर देखोगे कि आप इसके लिए कोई बहाना नहीं बना सकते, ठीक है, एक्सक्यूजेस नहीं है, इनएक्सक्यूजेबल ही है। इसी तरीके से ऑफिशियली एडमिट करना इनको
अब आप देखो कि जो मूवीज़ को अवार्ड दिया जाता है उन मूवीज़ में एंटरटेनमेंट कितना क्या अवेलेबल है, अगर ऐसा है तो फिर उनको मूवीज़ को कुछ अवार्ड नहीं दिया जाता। तो कहने का मतलब है मेरिट, और मतलब मेरिट बेसिस पे जो अवार्ड देनी चाहिए वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। फिर बात लास्ट में आते आते बोलते हैं कि सिनेमा है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आता है। तो बोला सिनेमा तो ना तो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है ना ब्रॉडकास्ट करता है, तो इस मिनिस्ट्री से लेना देना क्या है? अगर इंटरनेशनल कन्वेंशंस को, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को अगर हम समझें तो उसके हिसाब से हमारे यहाँ पर मिनिस्ट्री फॉर सिनेमा एक सेपरेट एंटिटी बनाने की ज़रूरत है, तब जा कर के एक फिल्म कल्चर का प्रॉपर प्रमोशन होगा और फिल्म कल्चर जो है वो नर्चर हो पाएगी, ग्रो कर पाएगी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कंसर्न्स बताए जा रहे हैं राइटर के द्वारा। ठीक है, तो इसमें आप गवर्नेंस से रिलेटेड भी देख सकते हो, और बाकी जो भी रिलेवेंस होगी उससे रिलेटेड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दे रहा हूँ, कौन सा आर्टिकल से, मतलब कौन सा टॉपिक से कौन से पेपर में आप कनेक्ट कर पाओगे इसको। ठीक है, डिस्कशन में इतना ही था, ये जानना ज़रूरी था, क्योंकि आज आप देखोगे सिनेमा में बहुत बड़ी सवाल उठते रहते हैं। ठीक है, सिनेमा वाले भी सरकार के ऊपर सवाल उठाते हैं, तो सरकार भी लगातार कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाती है जिसके चलते कोई ना कोई मूवी पे सेंसरशिप लग जाती है और वो बैन हो जाती है। ये बैन भी नहीं होती है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। तो उन चीज़ों के हिसाब से ये टॉपिक समझना हमारा ज़रूरी था। थैंक यू।